आपको ज्वाइन करवाना पड़ेगा वहां पे। Whatever is happening with these people? Eleventh standard. Let's get back to class. Can you please get off your phones? I don't care if you're just winning the level, please, but please get off your phones. You should have stopped that at 8 minutes ago. Uh, what is happening with this? I am not going to take care of this. If you guys take care of it, then do it. Otherwise, join on your phones. आपको साइन इन करना पड़ेगा ना एज योर क्लास, नहीं अपने आप ही हो जाता है वो। करना पड़ेगा बच्चे आपको। हाउ क्लोज फ्रेंड आर यू पीपल? यू गुड फ्रेंड्स? आपके पीछे एक दूसरे को जानते भी नहीं है। they've known each other since a while? नहीं, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट सबसे ज्यादा बात कौन करेगा क्लास में, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू। वो दोनों बातें करते हैं। तो आपका थोड़ा रोमियो जूलियट करते हैं, एक बंदा सामने आके बैठ जाए और वो पीछे का बंदा पीछे बैठे। ब्लैक हुडी, आइए सर आगे बैठिए। नाम क्या है आपका? श्रेयश। श्रेयश, नॉट श्रेयस। यश, ओके, कम फॉरवर्ड। Backbenchers, please come forward. After a while, I can't see you people. यार कहीं भी बातें करते हैं क्या? अच्छा, क्या बात है? Olive shirt, hello. Are you part of this class? Hi. What is your name? है? Pranav? Okay. All right. Back to business. Last lecture, we discussed the beginning of the formation of the crust of the earth. Okay, हमने देखा layers कैसे बने। layers इसलिए बने क्योंकि डेंसिटी में डिफरेंसेस हुए। सबसे ज्यादा डेंसिटी जिस मटेरियल की थी
वो जाके कोर में सेटल हो गया एंड कम डेंसिटी वाले मटेरियल्स, लेसर डेंसिटी के मटेरियल्स ऊपर के क्रस्ट में एंड मैंटल में सेटल हो गए एंड दैट इज व्हाई देयर वर डिफरेंसेस इन डेंसिटी एंड दैट्स हाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ हैपेंड। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड कि आपका जो लेयर्स ऑफ अर्थ में डेंसिटी है वो सबसे टॉप लेयर में सबसे कम होती है, सबसे नीचे अंदर का जो लेयर होता है कोर में सबसे ज्यादा होती है। ओके, एंड देन एज एन हाउ यू फ्रॉम द क्रस्ट टू द मैंटल डेंसिटी बढ़ जाती है। अपर मैंटल टू लोअर मैंटल जाओगे तब भी डेंसिटी बढ़ जाएगी, मैंटल टू कोर जाओगे, आउटर कोर में जाओगे तो डेंसिटी स्टिल विल बी अ लिटिल हायर देन द अर्लियर लेयर एंड फाइनली व्हेन यू रीच द कोर, द इनर कोर, द डेंसिटी विल बी द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल। ओके, सारे लेयर्स में सबसे ज्यादा डेंसिटी इनर कोर की होती है। चलेगा, दिख रहा है ना आपको? हाँ, गुड। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज, इट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। हम बेसिकली 3 लेयर्स मानते हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, एंड उसमें भी विद इन द क्रस्ट, मैंटल एंड कोर आल्सो हम मल्टीपल डिफरेंसेस करते हैं, डेंसिटी के डिफरेंसेस होते हैं, दैट इज व्हाई वी से लेयर्स में डिफरेंसेस है। ओके, सी पीपल, आपने वो कसाटा आइसक्रीम खाया है, 3 डिफरेंट लेयर्स मिलते हैं, हाउ डू यू नो दे आर 3 डिफरेंट लेयर्स? ऑब्वियसली 3 डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, राइट? अग्री? एंड समटाइम्स टेक्सचर्स भी अलग होते हैं इफ यू लुक एट दैट। Yeah, people, you can't be on your phones watching something. No, that is just crazy. I just heard somebody's phone make a nice funny noise, so I'm saying you can't do that. Okay, ठीक है। The next thing is कि यहाँ पर density के differences है, इसलिए वो differentiation हो गया है, and you need to understand the concept of discontinuities now. Okay? See, the funda is कि अर्थ ना जब भी कोई एनर्जी रिलीज करता है उसमें बहुत कुछ चलते रहता है, राइट? स्ट्रेसेस का सेटअप, एनर्जी रिलीजेस, और वो जो एनर्जी होती है वो seismic waves के फॉर्म में ट्रैवल करती है। कैन यू रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड, ऑलिव कॉलर? आप सर, कैन यू रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड? You didn't hear because you were busy passing messages. No. Can you please not do that in the classroom? Yeah? Okay. ठीक है। So we are saying कि normally जो layers है crust, mantle, core, वो जो different different layers है उसमें से ये जो seismic waves है वो pass करते हैं, energy waves of the earth, they pass through these layers, okay? And ये different different densities होने की वजह से those waves start behaving differently in different layers, okay? एक डेंसिटी से दूसरे डेंसिटी के लेयर में जाता है तो वेव थोड़ा सा फास्टर बन जाएगा। ओके, ज्यादा डेंसिटी के लेयर में जाएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फास्ट बन जाएगा। सो दैट मींस दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेयर, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स आर ऑल्टर्ड व्हेन दे ट्रैवल फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। ओके, तो जिस पॉइंट पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्टर हो जाते हैं, वो वेव अपना बिहेवियर चेंज कर देती है, उस पॉइंट को कहते हैं, उस ट्रांजिशन बॉर्डर को कहते हैं discontinuity. Okay, in geography we call that as a discontinuity. मतलब say there is the let's say there is the core and there is the mantle. Okay, यहाँ नीचे core है, ऊपर mantle है, तो mantle से core में जब आएगी वेव तो क्लियरली थोड़ा सा ज्यादा फास्ट चलेगी। ओके, उसका स्पीड थोड़ा सा ज्यादा फास्ट बन जाएगा, एंड जिस पॉइंट पे वो ये बिहेवियर ऑल्टर करेगी, मतलब द बाउंड्री बिटवीन द कोर एंड द मैंटल विल बी कॉल्ड एज अ डिसकंटिन्यूटी। ओके, उसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं बिकॉज वेव अपना बिहेवियर डिसकंटिन्यू करके अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है। सो दैट इज व्हाई, बिकॉज वहां पे वो, that is the margin, the limits, the border, the boundary of the behavior of a certain kind of a behavior for the wave. Is that understood? Okay, तो उसको कहेंगे discontinuities। अब जहां जहां ये density के differences आएंगे, wherever you will see these density differences within the layers, वहां वहां आपको ये discontinuities भी मिल जाएंगी। Okay, ठीक है? So ये discontinuities are going to mark the limits where the seismic waves are going to exhibit changes in their physical characteristics. And when we say changes in physical characteristics, we are specifically talking about the speed of the wave. Okay, the more the density of the layer, the faster the wave. Please remember this. UPSC had once questioned you on that. All right. So back to business. We are looking at the various layers of the earth. Okay. The very first layer, the one that we are very aware of, that forms a foundation, is the crust. Okay. क्रस्ट जो होता है कुछ 0 to 100 किलोमीटर तक थिकनेस होती है उसकी। क्रस्ट यूजुअली थोड़ा सा ब्रिटल होता है। क्रस्ट में भी आपको 2 लेयर्स मिल जाते हैं, सियाल एंड सीमा। एंड क्रस्ट में आपको मोर इम्पोर्टेंटली दोनों टाइप का क्रस्ट मिलता है। एक ओशनिक क्रस्ट होता है, ओशन भी होगा तो भी ओशन के नीचे जमीन है ना भाई, तो वो जो जमीन होती है, वो जो क्रस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज ओशनिक क्रस्ट। एंड वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसके ऊपर हम है। ओके, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसको जो जमीन के ऊपर जो क्रस्ट होगा उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। जो ओशन के नीचे क्रस्ट होता है उसे ओशनिक क्रस्ट कहेंगे। ओके, ठीक है? सो दैट इज द क्रस्ट फॉर यू। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आता है दैट इज मैंटल। मैंटल के हम कम से कम 3-4 इंपॉर्टेंट लेयर्स पढ़ते हैं।
फर्स्ट जो सबसे टॉप लेयर है दैट इज द अपर मोस्ट सॉलिड लेयर. ओके, अपर मोस्ट सॉलिड मैंटल का लेयर जो होता है वो लेयर की बात करें हम. ओके, तो वो दैट लेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट लेयर कंबाइंड विद ऊपर वाला क्रस्ट टुगेदर इज कॉल्ड एज लिथोस्फियर. नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? कैन यू मेक आउट ओवर हियर? ये जो ऊपर का दिस वी से ये ऊपर का क्रस्ट है. ओके, एंड ये जो ग्रेइश कलर का लेयर नजर आ रहा है आपको, आई डोंट नो आपको ग्रेइश लग रहा है? ग्रेइश ही लग रहा है. ओके, तो ये जो ग्रेइश कलर का लेयर नजर आ रहा है दैट इज द अपर मोस्ट सॉलिड मैंटल. ओके, मैंटल यूजुअली सेमी सॉलिड स्टेट में होता है बट दिस इज अ सॉलिड लेयर. ओके, तो ये जो सॉलिड लेयर है दिस कंबाइंड विद ऊपर वाला क्रस्ट टुगेदर विल बी कॉल्ड एज द लिथोस्फियर. ओके ओके, उसको कुल मिला के लिथोस्फियर बुलाएंगे. अब उस सॉलिड मैंटल के नीचे, सॉलिड अपर मोस्ट लेयर के नीचे आता है एक मोल्टन लेयर. ओके, दिस इज एक्चुअली फ्लूइड लेयर होता है, मोल्टन रॉक होता है उसमें, उसको हम कहते हैं एस्टेनोस्फीयर. दुनिया भर में जितनी भी वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है उस सबका सोर्स आपको एस्टेनोस्फीयर में मिलता है. ओके, एवरीथिंग इज सोर्स फ्रॉम दिस स्पेस. wherever whatever molten rock you find coming to the surface of the earth or traveling beneath the surface of the earth all comes from here. इस एस्टेनोस्फीयर से सारा का सारा मैग्मा सोर्स होता है. ओके, ठीक है, सो दैट इज द एस्टेनोस्फीयर. फिर उसके बाद आपका नॉर्मल अपर मैंटल का जितना बचा हुआ पार्ट है वो, and then lower mantle. Okay, this is the structure of the mantle. Is this clear? Okay, mantle की जो डेप्थ है, जैसे क्रस्ट की डेप्थ ऑलमोस्ट 0 to 100 किलोमीटर होती है, तो मैंटल की जो डेप्थ है वो ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर तक जाती है. ओके, इट्स अ लार्ज लेयर. मैंटल सबसे बड़ा लेयर है अपना, इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट, मतलब वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ा है वो. ओके, ठीक है, दैट इज द मैंटल फॉर यू. एंड देन यू कम टू दिस पार्ट. ओके, फिर आते हैं आप कोर की तरफ. ओके, कोर में भी आप दो हिस्से बनाएंगे, आउटर कोर, इनर कोर. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली डेंसिटी के डिफरेंसेस है. ओके, outer core being less dense and inner core being more dense. Inner core will be denser. Okay, so ये इस तरह का outer core inner core होता है. अब ये other than that, now this is मैं generally specify कर रही हूँ कि different layers क्या होते हैं. ये जो लेयर है ना लिथोस्फीयर को क्रस्ट प्लस अपरमोस्ट मैंटल को लिथोस्फीयर बुला लिया. फिर ये जो मैंटल वाला लेयर होता है उसका एक और नाम होता है, उसको बुलाते हैं मेसोस्फीयर. ओके, दैट इज फेमसली कॉल्ड एज मेसोस्फीयर. ओके, मैंटल वाला, स्पेशली आप एस्टेनोस्फीयर के नीचे जितना भी लेयर है ना अप टू दैट मैंटल कोर बाउंड्री, उसको बुलाते हैं मेसोस्फीयर. ओके, एंड ये जो कोर वाला पार्ट है बीइंग ऑफ ग्रेटर डेंसिटी, आयन ज्यादा होता है, तो उसको बुलाएंगे बैरिस्फीयर. ओके, दैट इज फेमसली कॉल्ड एज बैरिस्फीयर. विल यू रिमेंबर दीज वेरियस नेम्स? ओके, नॉर्मली वी जस्ट कॉल देम क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. लेकिन क्रस्ट का हिस्सा अगर हम मैंटल के अपरमोस्ट हिस्से के साथ जोड़ दे तो उसको बुलाते हैं लिथोस्फीयर. बचा हुआ जो मैंटल है उसको बुलाएंगे मेसोस्फीयर. ओके, बचा हुआ मैंटल को मेसोस्फीयर बुलाएंगे. एंड इनर कोर आउटर कोर टुगेदर गेट कॉल्ड एज बैरिस्फीयर बिकॉज आयन का कंटेंट ज्यादा है उसमें. ओके, इज दिस गुड पीपल? When is your first attempt for this examination, ND exam? September attempt. Okay. So you have what, 4 months to prepare? Okay, no problem. So there you go. Very first layer of the earth, the crust. Okay, crust जो होता है वो 0 to 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है. When we say 0 to 100, it means कि उसका जो डेप्थ हो सकता है, उसका जो थिकनेस है, वो कुछ जगह पे बहुत बहुत पतला भी हो सकता है एंड कुछ जगह पे बहुत ज्यादा थिक हो सकता है. ओके, यूजुअली जो एरियाज बहुत स्टेबल है, जो बहुत बहुत सालों से, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट स्पेशली, the tendency of the continental crust is greater to be thicker. Continental crust usually ज्यादा thick होता है. Oceanic crust famously thin होता है क्योंकि वो बार बार recycle होते रहता है. So that is the thing with it. लेकिन crust के लिए when you look at the crust usually just अभी Himalayas को consider कीजिए. Okay, let's consider the Himalayas. इतना ज्यादा folding and faulting हो चुका है वहां पे clearly कि वो जो crust है उसका thickness obviously थोड़ा ज्यादा है. We are not just saying mountains की height बढ़ गई है. We are saying वो जो जितना ऊपर Himalayas दिखते हैं ना उसके नीचे का भी crust उतना ही ज्यादा thick है. Okay, so the below the Himalayas also the crust is pretty thick. Backbenchers, can you please get up and come and sit here? All of you. Yeah, I don't care how cozy you feel wherever, but I want you to sit ahead in my. And when I say front, I mean front. Hello, sir, black shirt, please आगे आके बैठिए. आपको सेपरेट इनविटेशन देना पड़ेगा. आइए, उठ जाइए प्लीज. द वन एट द बैक. नहीं, आप दोनों भी जो सबसे पीछे बैठे, आप भी आगे आकर बैठ जाइए. अरे नहीं, आप बैठ के जहाँ पे है आप. यू एट द वेरी बैक, यस. अरे ये क्या एक एक बेंच आगे शिफ्ट कर रहे हैं यार, क्या ऐसा गवर्नमेंट की तरह चलते? आगे आकर बैठिए यहाँ पे.
And stop speaking like that in the classroom. If you don't want to listen to the lecture, you can go and sit in some other class. Bhaiya has arranged for multiple classes for you. You're disturbing everybody else in the classroom. Okay, here we are. So we say कि जहां पर हिमालयाज है या फिर लुक एट द सर्बियन प्लेटो, ये वाला जो साइबेरियन प्लेटो, सर्बियन नहीं साइबेरियन प्लेटो, यहाँ पर रशिया का ये बीच वाला जो रीजन है, तो वहां पर भी इफ यू सी नॉर्मली इतना ज्यादा, एक तो स्टेबल लैंड है, ऊपर से देन देयर इज अ लॉट ऑफ डिपोजिशन एंड ऑल हैपनिंग, सो क्लियरली द क्रस्ट का थिकनेस वगैरह जो होता है वो अपने आप राइज हो जाता है. ओके, सो यू विल सी अ थिकर क्रस्ट इन सम प्लेसेस एंड अ थिनर क्रस्ट इन सम प्लेसेस. ओके, नॉर्मली एज अ जनरल बाय डिफॉल्ट ओशानिक क्रस्ट जो होगा वो थिन ही होगा एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होगा वो थिक ही होगा. क्या बात है सर, क्या चाहिए आपको लाइफ में, बोलिए. अब चुप हो गए हैं, क्या मैसेज पास करना है आपको उनको, ऐसी ऐसी क्या मुश्किल हो जाएगी अगर आप 1 घंटा उनको एक मैसेज नहीं पास करेंगे तो. डू यू हैव एनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज? नहीं नहीं, तो ही इज फाइन सर, ही इज फाइन. कैन यू प्लीज स्टॉप पासिंग मैसेजेस टू हिम? And after a point, I'll stop making jokes about you people talking in my class and I'll politely ask you to leave. At that point, you just leave the classroom, okay? Let's not get my temperature up. All right. So we say the crust is brittle in nature. Brittle माने easily टूट सकता है ऐसे, okay? उसको brittle कहते हैं. So we say the crust is brittle in nature and उसको usually हम दो categories में differentiate करते हैं, Sial and Sima. Sial being the continental crust and Sima being the oceanic crust. Okay, that is the difference. सियाल को सियाल इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो सियाल और सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बना है, तो सियाल, CI&AL. ओके, तो सियाल इज बिकॉज इट इज मेड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम. सीमा को सीमा इसलिए बुलाते हैं बिकॉज सिलिका एंड मैग्नीशियम. ओके, ये डिफरेंस के फॉर्म में इसलिए लिखा है बिकॉज यूपीएससी टेंड्स टू आस्क यू क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, सो दिस इज एन इजियर वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स. सियाल इज फेमसली द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सियाल की खासियत यह है कि वो मोस्टली ग्रेनाइटिक इससे बना होता है, मतलब ग्रेनाइटिक रॉक होता है मोस्टली. दैट इज द इट टेक्स इनफ टाइम टू यू नो फॉर्मेशन के लिए वो काफी टाइम ले लेता है, इसलिए वो अच्छे से बन जाता है. ओके, सियाल फेमसली लेस डेंस है. 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नॉर्मली उसका डेंसिटी माना जाता है, एवरेज डेंसिटी, एंड इट इज जनरली थिकर. एवरेज डेंसिटी, एवरेज थिकनेस उसका 30 किलोमीटर्स होता है. एंड रिमेंबर दीज पॉइंट्स आल्सो कि एवरेज थिकनेस 30 किलोमीटर्स है. एंड सियाल इज जनरली कंसिडर्ड ओल्डर. ओके, कॉन्ट्रास्टेड विद से सीमा. सीमा इज सिलिका एंड मैग्नीशियम. मैग्नीशियम है तो क्लियरली थोड़ा सा ज्यादा डेंस हो गया, तो ओशानिक क्रस्ट थोड़ा सा ज्यादा डेंसर हो जाता है, ऑल्सो मोस्टली बेसोल्टिक होता है वो. ओके, तो उसका डेंसिटी हल्का सा ज्यादा है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का डेंसिटी है. ओके, एंड सीमा इज जनरली कंसिडर्ड थिनर. लाइक आई सेड, सीमा का फंडा ये है कि ओशानिक क्रस्ट जो होता है वो बार बार बनते रहता है. इट्स कॉन्स्टेंटली बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड. You will see it further ahead, but that is what is happening with Seema. It's constantly being created and destroyed, and that is why Seema usually thinner होता है, because उसके पास उतना टाइम ही नहीं है. It doesn't get those millions and millions of years जिसमें वो accumulation हो जाएगा, deposition हो जाएगा, and अपने आप thickness बढ़ जाएगा crust का. Okay, तो वो process उसके साथ जरा कम हो रहा है as opposed to that of Sia. All right, ठीक है? Is this understood, people? I should have started with the discontinuities, but it's okay. I'll explain all the 3 layers now and then explain the discontinuities with it. Okay. Next layer जो है आपका, उसको कहते हैं mantle. Okay. Mantle जो है वो मोहस डिसकंटिन्यूटी से ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर तक, मतलब यहाँ तक आता है. We are saying यहाँ से लेके दिस इज द mantle, यहाँ से इस पॉइंट से लेके ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक जो जाएगा दैट विल बी mantle. ओके, उसका जो मेजर कंपोनेंट है, जैसे सियाल एंड सीमा थे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के जो कंपोनेंट्स थे वो सियाल एंड सीमा थे, वैसे इसका जो मेजर कंपोनेंट है मैंटल का दैट इज कॉल्ड एज ओलिवाइन. ओके, ओलिवाइन इज द मेजर कंपोनेंट. इसका जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसके ऊपर वो कंबाइंड विद द क्रस्ट टुगेदर, उसको कहते हैं लिथोस्फीयर. ओके, एंड ये लिथोस्फीयर के जो स्लैब्स होते हैं, इरेगुलर स्लैब्स होते हैं, उनको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, और ये उस एस्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करते हैं. ओके, दे आर लिटरली फ्लोटिंग ऑन दैट एस्टेनोस्फीयर बिकॉज एस्टेनोस्फीयर तो फ्लूइड है, तो ये जो ऊपर लिथोस्फेरिक स्लैब्स होते हैं दे फ्लोट ऑन दैट, एंड उनकी मूवमेंट्स की वजह से हम मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सपीरियंस करते हैं. ओके, ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट यू कम टू, इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली थोड़ी सी हाई है बिकॉज डेंसिटी की टेंडेंसी जो है, अर्थ के जो डेंसिटी का ट्रेंड होता है वो ऐसा होता है कि सबसे ऊपर वाले लेयर्स में, सबसे बाहरी लेयर्स में सबसे कम डेंसिटी होती है. एज एन हाउ यू मूव टुवर्ड्स द इनसाइड, मूव टुवर्ड्स द कोर, वो जो डेंसिटी होती है वो बढ़ते जाती है. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, डेंसिटी ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द आउटसाइड टुवर्ड्स द इनसाइड. ओके, अंदर कोर में सबसे ज्यादा डेंसिटी, बाहर क्रस्ट में सबसे कम डेंसिटी मिलती है.
एवरेज डेंसिटी हम 5.5 मानते हैं अर्थ की, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बट जनरली द डेंसिटी का ट्रेंड इज गोइंग टू बी बाहर सबसे कम अंदर सबसे ज्यादा. ओके, ठीक है. एंड टुगेदर द क्रस्ट एंड अपरमोस्ट मैंटल इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर. दैट इज अंडरस्टूड ना, मैंटल का सबसे ऊपर का पार्ट एंड उसके ऊपर जो बैठा था क्रस्ट, उनको टुगेदर मिलाते हैं, कहते हैं लिथोस्फीयर. ओके, इज दिस गुड? एंड लिथोस्फीयर कहाँ पे फ्लोट कर रहा है? एस्टेनोस्फीयर पे. ओके, इट इज फ्लोटिंग अपॉन द एस्टेनोस्फीयर. ऑलराइट, ठीक है. मूविंग ऑन टू द थर्ड लेयर विच वी कॉल एज द कोर. ओके, कोर जो होता है वो इस पॉइंट से शुरू होता है. सी दिस, ये गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी जहाँ पे पॉइंट किया है, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट एंड तक. नॉर्मली ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स हम बोलते हैं 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस होता है, बट यहाँ पे वी आर बीइंग वेरी स्पेसिफिक, वी से 6378 किलोमीटर्स. ओके, दैट इज द एक्चुअल रेडियस. हम कहते हैं उतना नॉर्मली, दैट इज द डेप्थ ऑफ द कोर. ओके, अभी कोर इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. ओके, कोर निकल एंड आयरन से बना हुआ है. इसकी जो डेंसिटी है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे कोर मैंटल की जो बाउंड्री है, दिस पॉइंट. ओके, तो कोर मैंटल बाउंड्री पे उसका जो डेंसिटी है वो कुछ 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता है. ओके, बट बाय द टाइम यू रीच, सी हाउ इट वाज, हमने क्या बोला, ये ऊपर सीआल सीमा है. उसके उसका डेंसिटी कितना था? 2.7 एंड 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. फिर मैंटल तक आए, मैंटल का डेंसिटी कितना बोला? 3.5 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, इस पॉइंट पे कितना डेंसिटी? कहाँ? 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, बाय द टाइम यू रीच द कोर, द डेंसिटी इज गोइंग टू बी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. क्या हो गया? हाँ, किस चीज का क्वेश्चन है? एंड यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद इट विथ हिम? अच्छा, आई डोंट नो हाउ योर स्कूल्स वर्क. मैं ना एक जनरली आज क्लियर ही कर देती हूँ. यूजुअली ना क्लासरूम में आपकी मर्जी से नहीं बिहेव किया जाता है. यूजुअली एक एटिकेट होता है क्लासरूम में बिहेव करने का, कि फ्रेंड से बातें ना करो, फोन पे बात ना करो, सो नहीं क्लासरूम में. अगर आपको क्लास के अंदर बाहर करना है तो यूजुअली टीचर को पूछ के किया करो. आई एम नॉट वेरी इंसिस्टेंट ऑन दैट लास्ट पॉइंट, बट आई एम वेरी इंसिस्टेंट ऑन दिस पॉइंट दैट यू डू नॉट टॉक व्हेन आई एम टॉकिंग unless you have a question to ask, because now you're not only disturbing me, you're also disturbing the rest of your classmates. सो इफ नोबडी हैज एवर स्पेसिफाइड टू यू कि क्लासरूम में ऐसे बिहेव करते, तो मैं सामने से बता देती हूँ कि ये जनरल रूल्स होते हैं. दिस इज द जनरल एटिकेट इन अ क्लासरूम. मैं मेरे फोन पे बातें कर रही हूँ, मैं मेरी मम्मी को, डैडी को या फिर अपने फैमिली को फोन लगा के बात कर रही हूँ क्या? मैं जनरली यहाँ पे किसी को फ्रेंड को बुला के बात कर रही हूँ क्या? नहीं कर रही हूँ ना. यू ऑल्सो फॉलो द सेम एटिकेट मैन. इतना क्या, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू जस्ट हैव दिस सिंपल courtesy? Just have that. And if you have any questions, whether they are related, if they are not related to geography, you can ask some other teacher. If they are related to geography, you can ask me rather than some well-known friend of yours. Okay, at least in my classroom. Okay. So we say density at the mantle core boundary is 5, लेकिन जब तक आप एकदम नीचे कोर तक चले जाते हैं तो the density becomes 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड एक इंटरेस्टिंग फंडा, आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है, राइट? अभी ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो आउटर कोर लिक्विड लेयर में चला, लिक्विड स्टेट में चला गया है, लेकिन इनर कोर अभी भी सॉलिड है. द थिंग इज दैट मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव कि इतना ज्यादा प्रेशर अगर होगा, अभी वो अंदर सबसे अंदर का जो पॉइंट है, कोर का जो एकदम इनर कोर है, उस पर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रेशर है. ओके, तो बहुत ज्यादा प्रेशर से क्या हो जाता है? चीजें लिक्विफाई हो जाती है, राइट? कंप्रेस होने के बाद चीजें लिक्विफाई हो जाती है. So we are solid can turn into liquid state. That's the general idea. So unfortunately यहाँ पे क्या हो गया है कि इनर कोर में जो डेंसिटी, जो मटेरियल्स थे, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई थी. ओके, इनर कोर के जो जितने भी मटेरियल्स है, वॉट एवर कॉम्पोनेंट्स थे, उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है. सो नो मैटर द अमाउंट ऑफ ओवरलाइंग प्रेशर, दैट डिड नॉट टर्न इनटू अ लिक्विड स्टेट. ओके, वो लिक्विफाई नहीं हो गया, वो सॉलिड ही रहा. इट रिमेन सॉलिड. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस कि इनर कोर जो होता है वो सॉलिड है, whereas outer core जो है वो clearly liquid state में है. Okay, समझा? Is this absolutely clear? Now we look at the discontinuities, different discontinuities. Okay, Cial and सीमा clearly difference है, दोनों में density में difference है, तो obviously wave अपना behavior alter करेगा. तो जिस boundary पे Cial and सीमा आकर करता है, उसको हम कहते हैं Conrad discontinuity. तो ये जो discontinuity है वो पूरी तरह से क्रस्ट में ही लाई करती है. ओके, द डिसकंटिन्यूटी लाइज विद इन वन लेयर, द क्रस्ट इटसेल्फ. ऑलराइट, फिर उसके बाद आता है, ये रहा क्रस्ट और ये रहा मैंटल. ओके, दिस इज द क्रस्ट एंड मैंटल के बीच का डिसकंटिन्यूटी. उस वो जो बाउंड्री है या वो जो ट्रांजिशन एरिया है, उसको कहते हैं मोहोस डिसकंटिन्यूटी. साइंटिस्ट का नाम था मोरोविचिक. ओके, एंड क्लियरली डिसकंटिन्यूटी इज नेम्ड एज मोहोस. मतलब दोनों नामों से बुलाते हैं, आप उसको कभी कभी मोरोविचिक करके बुलाते हैं, या फिर समटाइम्स यू कैन सिंपली कॉल इट मोहोस डिसकंटिन्यूटी. ओके, next you come to clearly upper mantle, lower mantle में भी density differences है. Lower mantle will be a little more denser, a bit denser than
अपर मैंटल। तो यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी लाई करती है उसको कहते हैं रेपिटी। ओके, इटालियन बंदा था, उनके पीछे इसको रेपिटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ऑलराइट, एंड देन मैंटल एंड कोर के बीच में भी ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूटी होगी, क्योंकि देयर आर डेंसिटी डिफरेंसेस। तो वो जो डिसकंटिन्यूटी है दैट गेट्स कॉल्ड एज द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ओके, दैट डिसकंटिन्यूटी इज द गुटेनबर्ग। एंड सबसे लास्ट, सबसे डेप्थ में आउटर एंड इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आती है उसको कहते हैं लेमन्स। ओके, लेमन डिसकंटिन्यूटी। इसको याद रखने का एक अच्छा सा ये है, मैंने आपकी क्लास में नहीं बताया इट सीम्स। हम्म, ठीक है। चीफ मिनिस्टर्स आर ग्रेट लीडर्स। कॉनराड, सी फॉर कॉनराड, फिर उसके बाद मिनिस्टर का जो एम है दैट स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर टुमारो, दैट स्टैंड्स फॉर मोरोविचिक। ओके, फिर उसके बाद आर फॉर रेपेटी, देन उसके बाद जी, ग्रेट बोलना चाहिए था ना, गेट क्यों बोला है यार। तो ग्रेट जो होता है उसका होगा गुटनबर्ग। ओके, एंड एल के लिए लेमन। ओके, लेमन इज द डिसकंटिन्यूटी। ऑलराइट, समझा ये प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी टेंड्स टू आस्क यू दीस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन की सबसे डीप कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, मेंटल और कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, या फिर इन दोनों के बीच में। सो दिस इज या आई अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट सेइंग कि these are the kind of questions that are asked, एंड आपको ये ऑर्डर याद रखनी पड़ेगी उसके लिए। ओके, चीफ मिनिस्टर्स आर ग्रेट लीडर्स, तो उसके लिए यू विल बी, दैट इज हाउ द डिसकंटिन्यूटीज आर, ऊपर से लेके नीचे तक कॉनराड, मोरोविचिक, रेपेटी, गुटेनबर्ग एंड लेवन। ऑलराइट, ठीक है। And that finishes off the different layers of the earth. Okay, now we move on to the theories of formation of oceans and continents. अब हम यहाँ ये नोटिस करेंगे कि अभी फिलहाल हमको जैसा अरेंजमेंट दिखता है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स का अपने अर्थ के सरफेस पे, तो वो वैसा क्यों है, हाउ डिड इट अराइव एट दैट स्टेज। ओके, हाउ डिड वी कम टू दिस स्टेज। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज किए थे। ये बहुत, आउट ऑफ ऑल द थ्योरीज दैट हैव बीन प्रपोज्ड, लेमुरिया, कुमारी कांडन एंड ऑल दैट, तो इसमें से जो सबसे, जो फर्स्ट सॉलिड एविडेंस के साथ थ्योरी प्रपोज की थी that was Alfred Wegener. Okay, so he proposed this theory of continental drift theory, उसको continental drift theory कहते हैं। He proposed that in 1912. Okay, उसके बाद जो next theory है that is the, of course वो उस theory का issue ये था कि उन्होंने ऑब्जर्वेशंस उनके एकदम बैंग ऑन थे, उन्होंने बिल्कुल सही बोला था कि जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया वो बिल्कुल सही था। द एविडेंसेस ही प्रेजेंटेड वर आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ओनली प्रॉब्लम वाज उन्होंने जो मूवमेंट के लिए फोर्सेस बताए थे, ड्रिफ्ट फोर्सेस जो बताए थे वो सही नहीं थे, दोज वर नॉट करेक्ट। ओके, तो एंड वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो दैट वाज नॉट करेक्ट, बट नॉनदलेस हिज एंटायर, he had summarized anything and everything that was proposed before and in a way more detailed and more accurate manner. Okay, so तो ये हमारा बिगिनिंग का थ्योरी मान के चलते हैं हम लोग कि ये सबसे ज्यादा सही थ्योरी थी अब तक की। ओके, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देन यू कम 1930 में कन्वेक्शनल करंट थ्योरी प्रपोज किया आर्थर होम्स ने। And Arthur Holmes was smart in this fashion कि he built on what Wegener had said. He said whatever Wegener said is right. But let me tell you why those pieces of land are moving. Okay, and he proposed the convectional current theory. तो उन्होंने जो drift forces Wegener के गलत हुए थे वो होम्स ने सही करके बताया। Okay, होम्स ने कहा this is the actual reason why the forces, why those continents are moving. Okay, why those tectonic plates are moving. Then 1961 में sea flow spreading theory propose किया हैरी हेस ने, and that gave us a whole new understanding about the oceanic crust. Okay, हमको बहुत अच्छे से समझा वो। And lastly, this is the theory that we are basing everything on, the foundation of Earth we are basing on, the tectonic plate theory by multiple people. Multiple people had proposed this, Mackenzie, Parker, Morgan, these are just a few of those names. But many people had proposed this theory and different places से किया था उन्होंने। So this is 1967 का tectonic plate theory, which is going to be the most accurate theory that we are basing everything on. Okay, समझा? Clear? Let's start. Continental drift theory. हम मानते हैं कि बहुत पहले, वी आर टॉकिंग ऑफ से 250 मिलियन ईयर्स अगो, ओके, बहुत बहुत पुराने जमाने में, वी से एक ही सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक सिंगल बड़ा सा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एंड उसके बाजू में पूरा ओशन था। ओके, सो वो जो सिंगल बड़ा सा कॉन्टिनेंट था उसको कहते हैं पैंजिया, है ना। इट्स अ वेरी नॉर्मल, पैन मीनिंग एवरीथिंग एंड जिया मीनिंग अर्थ। ओके, तो पूरा का पूरा अर्थ एक जगह पे, सो पैंजिया। ओके, एंड वो जो साइड का पूरा ओशन है दैट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज पैंथालसा। ओके, ठीक है, फाइन। अब क्या हो गया, मेसोजोइक एरा में व्हाट हैपेंड वाज, ये जो पैंजिया था दैट स्प्लिट, एक ऊपर का पार्ट बन गया, एक नीचे का पार्ट बन गया। जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको हम कहने लगे लॉरेशिया, एंड जो नीचे का सदर्न पार्ट था दैट गॉट कॉल्ड गोंडवाना लैंड। ओके, ठीक है,
क्लियर सो फार? सो पहले एक पैंजिया एंड उसके बाजू में पूरा पेंथाल्सा, देन वो पैंजिया स्प्लिट हो गया, ऊपर का पार्ट बना लॉरेशिया, नीचे का बना गोंडवाना लैंड, और उसके बीच में जो समुद्र का पार्ट आया, दैट वाज फेमसली कॉल्ड एज द सी ऑफ किस. ओके, somebody still murmur over there and I don't point for no reason. Then subsequently, अगर जैसे ये दो एक बड़ी से जगह पीस बन गए, वैसे लॉरिका भी लगा, गोंडवाना भी मिला, मल्टीपल पीसेस में ये सारा सब कुछ शूट लगा. ओके, ठीक है. और उससे छोटे कॉन्टिनेंट्स बनने लगे जो हम अभी इस फिलहाल इस हालत में देखते हैं. ओके, देन उसके बाद जनरली उन्होंने कहा दिस इज व्हाट हैज जनरली हैपेंड, दिस इज हाउ, एंड देन वो कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करने लगे उनके हिसाब से. those pieces broke it, बड़ा वाला segment broke into smaller segments and they start drifting away. That is drifting माने थोड़ा सा move करने लगे away from the original point. Okay, so that is the general idea. उन्होंने मतलब move कर रहे थे उसका बता रहे वो कि जो मूव थी कॉन्टिनेंट्स की वो दो डायरेक्शंस में थी, एक वेस्टवर्ड जा रहे थे और दूसरा वो इक्वेटर वर्ड जा रहे थे. to move towards the equator and they had a tendency to move westwards. तो उन्होंने वेस्टवर्ड के लिए बोला, वेस्टवर्ड के लिए द आइडिया वाज कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब अर्थ रोटेट करता है राइट, तो उसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट करता है, द रीजन फॉर दैट, तो उसकी वजह से वो एक पोल फ्लिंग कंपोनेंट आता है, तो उसकी वजह से द थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर. ओके, वो थोड़ा सा इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं. एंड टाइडल सिस्टम माने सन एंड मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल की वजह से सभी पुल्ड अवे और समथिंग लाइक दैट. Now the thing is कि both these forces are correct. The Earth का centrifugal force भी होता है and definitely tidal force है because of the between the sun and Earth. Okay, तो वो भी definitely है. The thing is, the idea, the general basic concept is कि वो forces इतने बड़े नहीं होते पूरे continents को drift करा सके. Okay, the forces were never large enough or significant enough to make these even happen. So this don't be force mechanism and साइंटिफिकली अग्री विद. ओके, हम पूरे इस थ्योरी में बस ये मैकेनिज्म ऊपर डाउट है हमको, बाकी किसी चीज के ऊपर डाउट नहीं. ओके, नाउ यू सी एट वेरियस एविडेंसेस ही गिव, ये एविडेंस इंपॉर्टेंट है आपको याद है. ओके, उन्होंने कहा अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के जो शोरलाइंस है वो तो जिग्सॉ पजल की तरह मैच करते हैं. लुक एट दिस शोरलाइन, ये वाली अफ्रीका की, ये वाली अफ्रीका की शोरलाइन कैन मेक आउट this year the shoreline pieces. So look at these two proper jigsaw pieces fit जाते हैं, right? So it is clear कि दोनों टूट गए, करते थे वो टूट गए, ड्रिफ्ट हो गए. Okay, that is the idea that he preached. Then he said कि आपको ब्राजील में एंड वेस्टर्न अफ्रीका में रॉक्स ऑफ द सेम एज. ओके, सो दिस ब्राजील, दिस दोनों फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो हर जगह पे अलग अलग होता है. सो इफ यू सी द सेम टाइप रॉक्स एंड ऑफ द सेम एज टू डिफरेंट प्लेसेस, देन ऑब्वियसली उनका सोर्स सेम है. दीस रॉक्स ऑब्वियसली केम फ्रॉम दिस. ओके, दैट्स द आइडिया. सेकंड थिंग उन्होंने बोला इज कि जो मिलता है इट्स अ ग्लेशियल सेडिमेंटरी रॉक. ओके, मतलब देखते हैं ना वो जो सेडिमेंट्स मोरेन वगैरह लाके डिपॉजिट करते हैं उससे बनने वाला एक रॉक होता है, स्पेसिफिक रॉक होता है टिलाइट. तो ये पूरा का पूरा रॉक आपको यहाँ पर मिला. ये पूरा सदर्न हेमिस्फीयर एंड इंडिया. ओके, तो सदर्न इंडिया ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट? सो वी आर सीइंग दिस एंटायर सदर्न हेमिस्फीयर एंड इंडिया में आपको ये रॉक मिलता है, व्हिच मींस व्हाट कि इंडिया कभी ना कभी सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट हुआ करता था. अदरवाइज इट हैड नो रीजन टू हैव रॉक फॉर्मेशन दैट इज कॉमन टू ऑल सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, क्लियर सो फार? नेक्स्ट थियरी दैट वाज प्रपोज्ड वाज कि घाना में एंड ब्राजील में प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं जिसका सोर्स रॉक ब्राजील में है. ओके, ब्राजील का जो गोल्ड डिपॉजिट्स है वो बहुत फेमस है. ओके, वेस्टर्न अफ्रीका में आपको गोल्ड डिपॉजिट्स नहीं मिलते. आपको अफ्रीका में गोल्ड कहाँ मिलता है? नीचे साउथ अफ्रीका में मिलता है. ओके, मतलब उस रीजन में मिलता है, सदर्न में मिलता है. यू डोंट फाइंड गोल्ड इन वेस्ट अफ्रीका. तो यहाँ पर भी आपको ये घाना जो है यहाँ पर भी आपको गोल्ड डिपॉजिट्स मिल जाते हैं. ब्राजील में भी आपको गोल्ड डिपॉजिट्स मिल जाते हैं, लेकिन गोल्ड का जो ब्राजील में वो आपको घाना में नहीं मिलता, which again means कि ये दोनों एक साथ करते थे, टूट गए, दूर हो गए, कहीं और चला गया एंड वो जो डिपॉजिट था वो वही घाना में रहे. अटलांटिक ओशन जो है उसका जो सबसे पुराना, दिस इज द अटलांटिक ओशन. ये अटलांटिक ओशन है जो ब्राजील एंड मतलब जो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच में मिलता है. अटलांटिक ओशन के जो सबसे पुराने मरीन डिपॉजिट्स है वो भी जुरासिक एज के है. ओके,
तो अगर आप मतलब ये कि अटलांटिक ओशन जुरासिक एज के पहले एग्जिस्ट नहीं किया करता था, क्योंकि अगर डिपॉजिट्स होंगे, अगर वो था एंड उसके मरीन डिपॉजिट्स बन रहे थे, तो क्लियरली आपको मिलेंगे, राइट? यू विल बी एबल टू फाइंड देम, बट यू हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड एनी डिपॉजिट्स ओल्डर देन द जुरासिक एज, व्हिच मींस दैट settled settled or what? Come forward, come sit over here, go sit there. Acha, now you're acting like what's your name? What color? Ash color shirt. Yes. Go sit there. Or you can find another class if you don't find this interesting enough. तो अटलांटिक ओशन के अगर सबसे पुराने डिपॉजिट्स आपको जुरासिक एज के मिलते हैं, तो क्लियरली जुरासिक से पहले, जुरासिक पीरियड के पहले आपको ये मिलता ही नहीं था. यू डिड नॉट हैव दिस एट ऑल, राइट? यू डिड नॉट हैव द अटलांटिक ओशन एट ऑल. तो अटलांटिक ओशन वाज फॉर्म्ड आफ्टर द जुरासिक पीरियड. तो क्लियरली वहां पर पूरा लैंड था जो दूर हो गया एंड वहां पर बीच में पानी भर गया. दैट्स द जनरल आइडिया. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. नॉर्वे को देख लीजिए. दिस इज नॉर्वे ओवर हियर. ये ऊपर, बहुत ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ऊपर मिलता है. अगर आप जब ये सितंबर के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं इस एग्जाम का, यू शुड बी वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ द मैप. वर्ल्ड मैप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको. तो अभी से ही आप इंडिया का और वर्ल्ड का मैप पढ़ना शुरू कर दीजिए. 5-5 मिनट रोज पढ़ेंगे ना, देख भी लेंगे ना जनरली, तो भी आपको कुछ एक महीने में याद आ जाएगा ये मैप. This is not, unless you have an eidetic memory, you can't do this in a day. So let's start little things every day. Okay, ठीक है, चलेगा. So this is Norway over here. ये नॉर्वे जो है वो क्लियरली जरा फ्रिजिड जोन में जाता है, राइट? इसमें आपको ट्रॉपिकल प्लांट्स के फॉसिल्स मिलते हैं. इस कंट्री में आपको अभी भी बहुत पुराने जमाने के ट्रॉपिकल प्लांट्स के फॉसिल्स मिलते हैं. इसका मतलब कभी ना कभी ये जो लैंड था, ये ट्रॉपिकल रीजन में लाइफ करता था, उसके ऊपर ट्रॉपिकल प्लांट्स आए एंड वो क्लियरली मर गए, उनके फॉसिल्स बने, एंड देन उसके बाद आराम से ये प्लांट, ये जो लैंड है वो कहीं ऊपर जाके बैठ गया. ओके, दैट इज व्हाट इज कंक्लूडेड फ्रॉम दिस. देन देर इज दिस आइडेंटिकल फॉसिल्स मिलते हैं आपको अक्रॉस. बहुत सारे फॉसिल्स है, इसमें से एक मेजर प्लांट फॉसिल है. 3 एनिमल्स के फॉसिल्स है, लेमोर्स, लिस्ट्रोसॉरस, मेसोसॉरस एंड सिंडोग्नोथस. ओके, तो ये जो डिफरेंट फॉसिल्स है, ये आपको पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में एंड इंडिया में मिलते हैं. वंस अगेन, वन मोर थ्योरी टू क्लैरिफाई कि इंडिया एंड सदर्न हेमिस्फीयर एक टाइम पे सब साथ ही हुआ करते थे. ऑल ऑफ दीज यूज्ड टू बी टुगेदर. ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल इसको देख लीजिए. ये जो मेसोसॉरस नाम का एक क्रीचर है, उसको देख लीजिए. अब ये जो क्रीचर है, दिस इज अ फ्रेश वाटर रेप्टाइल. ओके, पानी में रहता था एंड फ्रेश वाटर पानी में रहता था, मतलब रिवर्स में, स्ट्रीम्स, लेक्स में वगैरह एग्जिस्ट करता है. ओशन वाटर में नहीं रह सकता है, सॉल्ट वाटर में नहीं सर्वाइव करेगा, सेलाइन वाटर में. ओके, तो अभी ये जो है मेसोसॉरस, वो अगर आपको अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स मिल रहा होगा. ओके, अगर ये आपको यहाँ पर अफ्रीका में भी मिलता है और साउथ अफ्रीका में भी इसके फॉसिल्स मिलते हैं, तो क्लियरली ये ओशन स्विम करके तो नहीं आया था, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर सकता ओशन में. ओके, इसका मतलब जब ये लैंड कंटिन्यूअस था, व्हेन दिस लैंड वाज टुगेदर, तब ये एनिमल एग्जिस्ट किया करता था. ये वहां पे मर गया, उसके फॉसिल्स बने, एंड उसके बाद ये लैंड टूटा एंड सेपरेट आउट हो गया. ओके, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग. Similarly with Glossopteris also, we are saying if this is found across South America and India, not just South America, across the Southern Hemisphere and India, then clearly India also used to be a part of the Southern Hemisphere at some point of time. Okay, and एक बहुत important theory है अभी यहाँ पे. We have the concept of Lemuria and the concept of Kumari Kandam. Kumari Kandam हमारा concept है तमिलनाडु की तरफ का, and Lemuria is an old concept that was proposed by some people. Okay, ये रहा मैडागास्कर, नजर आ रहा है आपको. फेमस कंट्री है. इसके बहुत मेजर आपको बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स मिलेंगे. दैट इज आल्सो व्हाई दिस कंट्री इज सो फेमस. ओके, सो मैडागास्कर है एक, एंड दूसरा इंडिया है. ओके, इन दोनों प्लेसेस पे ओनली दीज 2 प्लेसेस हैव द फॉसिल्स फॉर लेमूर्स. लेमूर्स तक एक एनिमल हुआ करता था, तो उसके जो फॉसिल्स है वो सिर्फ इन दोनों प्लेसेस पे मिलते हैं. तो लोगों ने क्या प्रपोज किया था कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक बड़ा सा लैंड का ब्रिज है. ओके, एंड वो पूरा का पूरा लैंड जो है या कॉन्टिनेंट जो है उसको लेमूरिया बुलाते थे. ओके, एंड देन बोला अभी हमको वो इसलिए नजर नहीं आता है बिकॉज वो डूब गया पानी के नीचे. ओके, दैट वाज द जनरल आइडिया दैट वाज प्रपोज्ड, बिकॉज लोगों को पता नहीं था कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं या समथिंग लाइक दैट. उनको ये आइडिया नहीं थी. तो उन्होंने बोला अगर 2 डिफरेंट प्लेसेस में मिलता है तो क्लियरली एक कनेक्टिंग ब्रिज था ऑफ लैंड, एंड वो अभी पानी के नीचे चला गया, सो यू कैन सी इट एनीमोर. ओके, कैन यू गाइस हियर मी एट ऑल? यू कैन हियर मी, राइट? Okay, not that I can guarantee it will go, but still. All right. So this was the one theory that they proposed. उसको Lemuria बुलाते थे. तो obviously
वो कॉन्सेप्ट जो था लेमुरिया का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज क्लियरली डिबंक्ड बाय दिस थ्योरी, है ना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्लियरली सेड कि लेमुरिया वगैरह की जरूरत नहीं है, कुमारी खंडम की भी जरूरत नहीं है। दिस इज क्लियरली, ये कॉन्टिनेंट्स दूर हो गए हैं एक दूसरे से बिकॉज दैट इज हाउ द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, ओके। द लैंड ब्रोक अप इनटू मल्टीपल पीसेस एंड स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड उसके फोर्सेस सिर्फ डिफाइन करते थे। कुमारी खंडम का थ्योरी यही था, सिमिलर थ्योरी था। हम उसको एडम्स ब्रिज से भी जोड़ते हैं, लेमुरिया से भी जोड़ते हैं, दोनों थ्योरीज से जोड़ते हैं हम उसको। लेकिन दिस इज अ तमिल थ्योरी, ओके। तमिल टेक्स्ट में, लिटरेचर में आपको ये थ्योरी बहुत मिलता है कि कुमारी खंडम नाम का एक बहुत प्रॉस्परस, वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस आइलैंड हुआ करता था, थोड़ा सा इंडिया के वेस्टवर्ड, थोड़ा सा इस तरफ एक्सटेंड करने वाला इनटू द इंडियन ओशन, एंड वो भी डूब गया। काइंड ऑफ एन इंडियन अटलांटिस काइंड का थ्योरी, ओके। सो वैसा वाला थ्योरी उन्होंने प्रपोज किया था। ऑब्वियसली दैट डज नॉट मेक एनी सेंस नाउ बिकॉज जोग्राफिकली आपके पास उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है, ओके। इज दिस गुड पीपल? समझा? मुझे ना आप लोगों के चेहरे देखकर लगता है कि यू आर जस्ट लिसनिंग टू द लेक्चर बट नॉट मेकिंग मच सेंस ऑफ इट। इफ दैट इज द केस, थोड़ी देर में आपको चीजें समझ में आना बंद हो जाएगा बिकॉज ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड अगले कॉन्सेप्ट है। The reason why I keep asking you, if you understand a certain concept, is because if you do not understand this concept, it will be very difficult for you to make sense of what I teach next. Okay? So if you do not understand something, raise your hand, say you do not understand it, I'll explain it again. We have 4 months to do this, right? तो मुझे बहुत फास्ट जाने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट पे। You are different. Like 12th standard is different. For them, I'm revising the concepts. For you, I'm introducing them to you. Hopefully, maybe. I'm not really sure if you've done this before. You've done this before. No. Okay. Okay. I'm going with your last reply of that you've understood things. And I am not one to compete with nature, but I'm going to try this today. Yeah. Okay. Next theory, the second theory, sorry, I'm going fast. Oh, I should try to explain again everything. No, but I should speak slowly. The rate of speech should be slow. Oh, that is a common complaint for a very long time. But I'll give you a very logical explanation for it. There are multiple facts running in my head. My brain works fast like that. And I have the ability to speak fast. So my mouth also runs fast with it. I'll try to slow down. Okay, next theory, convectional current theory. Hey, go back in your place. But now you're not surrounded by people. Okay. Okay, convectional current theory. Okay. वो जो बंदे हैं दो पीछे, उनको खड़े रहने के लिए बोलिए. The guy next to you also. And you both stand up. You so stand up, please. Can you explain to me in short what the continental drift theory was? What, in short, in brief, explain the continental drift theory, the one that I just spoke for the last 10 minutes. This is not that theory. जो बोर्ड पे दिखाई दे रही है वो थ्योरी नहीं है. हाँ, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है, किसने प्रपोज किया था? उनको उठाइए जरा, एंड में सोया कीजिए. मेरी क्लास के शुरुआती दिनों में ना सोइए, unless you are ill or something. That is a different case. Are you ill?
बीमार हो? नहीं, तो ना सुइए। हाँ जी बोलिए सर। नहीं पता। थ्योरी जनरली क्या था? जनरली थ्योरी क्या है? किस चीज का थ्योरी है? क्या हो गया? You realize, right? I can't hear you across. I'm speaking on the mic and you're still finding it difficult to hear me. It is humanly impossible for me to hear you across this thing. So you'll have to speak louder. Or you'll have to come here and tell me what's going on. No? You're going to try to communicate from the distance. You're going to keep making those 99 mistakes every single time. All right, go ahead. Give me at least one point from that theory. At least one point. You sir, plum shirt. Yeah, you. Who proposed the continental drift theory? Alfred Wegener. Sit down. The person next to you. What was the continental theory of drift theory about? The what? What is he saying? Tectonic plates move. Okay. That is the next theory, but you're pretty okay much with that. Okay, fine. Can you repeat what he said? आवाज नहीं आ रही है, मेरी भी नहीं आ रही थी इतनी देर से। मेरी आ रही थी, but you chose not to listen. So whose fault is that, sir? Let's settle that today. गलती किसकी है? अरे यार, बैठिए। Conventional current theory suniye people. Conventional current theory, conventional currents are currents that we are talking about. Now we are saying कि conventional current theory जो है, that is the explanation for the drift force. कि why these continents are moving from place to place, उसका explanation है ये, okay? हमने कहा ना कि वो continents move कर रहे हैं from place to place, तो उसका explanation ये theory देगा हमको, okay? Now we have to understand conventional currents over here first. हाँ, अगर हम पानी को बॉईल करना शुरू करते हैं, okay, if we start, this is the stuff, उसके ऊपर एक बीकर रखा है, उसमें पानी डाला है, उसके पानी के ऊपर फ्लोटिंग दो वुडन ब्लॉक्स रखते हैं, okay, है ना? ये ऊपर वुडन ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको? कैन यू सी दीज वुडन ब्लॉक्स? दे आर फ्लोटिंग, okay? So we are saying कि conventional current सेटअप हो जाते हैं पानी में. How that works is कि ये जो पानी है नीचे का वो गर्म हो जाता है एंड यूजुअली लेयर वाइज गर्म हो जाता है, राइट? कंडक्शन के मामले में वो हो जाएगा, तो क्लियरली नीचे का लेयर पहले गर्म होता है, फिर ऊपर का लेयर गर्म हो जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ. सो वी आर सेइंग ये यहाँ का नीचे का लेयर है, ये सबसे गर्म हो जाता है, ओके? ये गर्म हो जाएगा तो लेस डेंस हो जाएगा. इफ दिस वाटर बिकम्स हॉटर इट विल बी लेस डेंस, राइट? तो ये ऊपर उठ जाएगा, है ना? इट विल बिकम लाइटर एंड इट विल गो अपवर्ड्स. ये जो पानी है जैसे ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगा. दिस इज हाउ द वाटर विल गो अप, ओके? वो जो ऊपर का ठंडा पानी है वो क्या करता है? वो नीचे आता है, राइट? दैट ऊपर का जो पानी है वो कंपैरेटिवली ठंडा है. कितना चिल्लाऊं? ऊपर का जो पानी है वो क्लियरली थोड़ा सा ठंडा है, ओके? तो वो नीचे आ जाएगा. ऊपर का ठंडा पानी नीचे और नीचे का जो गर्म पानी है वो ऊपर जाता है, ओके? यू सी द साइकिल दैट इज सेटअप. इस तरह का जो करंट सेटअप हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शनल करंट. ओके, ठीक है. तो यही चीज, आई नो, आई नो. Can you guys hear me? No. Listen. No, then no point in explaining. नहीं, I got that. I got that. समझा मुझको कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है. Uh, you are not allowed to leave the classroom. Do you have anything to ask? I try to answer those questions, but I can't leave you before also. I see. So, yeah.